Hello, friends. Hope you are doing well and your preparations are going on a mission basis. आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं. And today we have brought our video on General Financial Rules 2017, which is a very important topic. और इसमें से हमेशा क्वेश्चन रहता ही रहता है. तो without much ado, let's start with GFR 2017 on our own channel, on your own channel, Government Rules Decoded. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. द फर्स्ट क्वेश्चन इज a principal wants to ensure that a newly purchased laboratory refrigerator is energy efficient. तो एनर्जी एफिशिएंट होना चाहिए. तो अंडर रूल 173 व्हाट मस्ट दे इंश्योर. तो रूल 173 क्लियरली कहता है कि कोई भी हम ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अगर खरीदते हैं तो उसमें जो थ्रेशोल्ड स्टार रेटिंग है, जो एनर्जी रेटिंग है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा प्रेस्क्राइब्ड, वो होनी चाहिए. तो द प्रिंसिपल शुड इंश्योर दैट इट मस्ट कैरी द थ्रेशोल्ड और हायर स्टार रेटिंग. मतलब जो थ्रेशोल्ड है डिसाइडेड है वो तो होना ही चाहिए, साथ में हायर एनर्जी स्टार रेटिंग भी हो सकती है उसमें, प्रेस्क्राइब्ड बाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी. जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी, तो किसी में ये 5 स्टार है, किसी में 4 स्टार है, किसी में 3 स्टार है. तो जो भी थ्रेशोल्ड प्रेस्क्राइब्ड है वो थ्रेशोल्ड होना चाहिए, या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए. दैट इज द प्राइमरी रिक्वायरमेंट अंडर रूल 173. नाउ लेट अस कम टू क्वेश्चन नंबर 2. दैट इज अ प्रिंसिपल इंटेंड्स टू प्रोक्योर अ हाई एंड स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर पैकेज. लेना चाहते हैं एक प्रिंसिपल साहब जो है अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब के लिए. द लाइब्रेरियन आर्ग्यूज कि भाई ये सॉफ्टवेयर है तो इट शुड बी ट्रीटेड अंडर द लाइब्रेरीज प्रोक्योरमेंट रूल्स. मतलब लाइब्रेरी में बेसिकली गुड्स आती हैं, मतलब बुक्स आती हैं, सॉरी, और बुक्स को गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखा गया है. ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है, बुक्स को, जर्नल्स को, पीरियोडिकल्स को. तो यहाँ पर रूल 143 के मुताबिक जो है क्या करना चाहिए प्रिंसिपल साहब को, व्हाट इज द करेक्ट क्लासिफिकेशन, सॉफ्टवेयर जो है उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा. तो क्लियरली लिखा हुआ है कि सॉफ्टवेयर जो है वो एक इंटैंगिबल प्रोडक्ट है एंड इट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. मतलब ऐसा नहीं है कि वो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, वो गुड्स की डेफिनेशन में ही है. तो इट शुड बी ट्रीटेड एज गुड और उसका प्रोक्योरमेंट उसी हिसाब से होना चाहिए. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. तो रूल 143 देखिए यहाँ पे लिखा भी हमने कि गुड्स इंक्लूड इनटैंगिबल प्रोडक्ट्स लाइक सॉफ्टवेयर, licenses and patents. It specifically excludes books and periodicals only for a library. मतलब बुक्स और periodicals जो है लाइब्रेरी के लिए केवल उन्हीं को ये एक्सक्लूड करता है, बाकी जो है ये जो इनटैंगिबल प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सक्लूडेड नहीं है, वो इंक्लूडेड हैं गुड्स की कैटेगरी में एज पर रूल 143. Now let us come to question number 3. For a procurement worth rupees 9 lakh on gem, the head of office selects the L1 bidder from 3 sellers. सेलर ए जो कि ऑथराइज डीलर ब्रांड एक्स के हैं, सेलर बी वो भी ऑथराइज डीलर हैं ब्रांड एक्स के, और सेलर सी वो भी ऑथराइज डीलर हैं ब्रांड एक्स के. क्या ये वैलिड है अंडर रूल 149? बिल्कुल नहीं वैलिड है. जो कंपैरिजन होना चाहिए वो हमेशा ऐसे सेलर्स के बीच में होना चाहिए जो 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हों. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. द कंपैरिजन मस्ट बी बिटवीन सेलर्स रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स. यहाँ पर इस पे ध्यान देंगे तो 3 अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए. अब क्योंकि वो सेम ब्रांड के हैं तो इट इज नॉट वैलिड अंडर रूल 149, जो कि ये कहता है कि जो सेलर्स हैं दे शुड बी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स फॉर प्रोक्योरमेंट रेंजिंग फ्रॉम ₹50,000 to 10 lakh. Now an administrative secretary wishes to float a global tender inquiry for specialized laboratory sensors costing ₹140 crore. तो फाइनेंस विंग जो है वो ऑब्जेक्ट करती है साइटिंग द आत्मनिर्भर भारत प्रोविजंस. व्हाट इज द लीगल थ्रेशोल्ड फॉर प्रोहिबिटिंग ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी? तो ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी जो है उसके लिए जो लीगल थ्रेशोल्ड है वो क्या है? तो भाई अप टू ₹200 करोड़, कम से कम 200 करोड़ की बात होनी चाहिए उसके लिए. किसके लिए? ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी के लिए. तो रूल 161 बी मैंडेट करता है कि नो जीटीई सेल शैल बी इनवाइटेड
फॉर टेंडर्स अप टू ₹200 करोड़, मतलब 200 करोड़ तक जो है ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी नहीं इनवाइट की जाएगी, उसे जो है unless exceptional relaxation is obtained from competent authority. So the threshold for global tender inquiry is 200 करोड़। 200 करोड़ से कम में हम ग्लोबल टेंडर इंक्वायरी नहीं करेंगे अनलेस एक्सेप्शनल रिलैक्सेशन जो है दैट इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उसको रिलैक्स नहीं किया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बिडर इज फाउंड टू हैव अटेम्प्टेड टू इन्फ्लुएंस द प्रोक्योरमेंट प्रोसेस थ्रू अ गिफ्ट टू जूनियर ऑफिशियल, द डिपार्टमेंट डिसाइड्स टू डिबार द फर्म। तो रूल 151(3) के मुताबिक व्हाट इज द मैक्सिमम ड्यूरेशन फॉर विच दिस बिडर कैन बी डिबार्ड फॉर अ ब्रीच ऑफ द कोड ऑफ इंटेग्रिटी। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, ब्रीच जो होती है कोड ऑफ इंटेग्रिटी के लिए होती है तो 2 साल के लिए फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years, और क्रिमिनल कन्विक्शन के लिए होती है तो 3 years के लिए उसको डिबार किया जाता है। तो क्रिमिनल कन्विक्शंस जो है दे अलाउ डिबारमेंट अप टू 3 years, और जो कोड ऑफ इंटेग्रिटी के ब्रीच के लिए जो डिबारमेंट होता है दैट इज नॉट एक्सीडिंग 2 years। A school needs to procure specialized sport kits that are currently not available on GEM portal। स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट किट्स लेनी है, जो कि स्पोर्ट्स किट लेनी है जो कि GEM पोर्टल पर नहीं है, और उसका टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 45,000 है। तो विच प्रोसीजर शुड द प्रिंसिपल फॉलो अंडर रूल 154? क्या करना चाहिए प्रिंसिपल को कि भाई वो तो जेम पे है नहीं, तो यहां पर देखिए कि क्या उसे एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी करनी चाहिए क्योंकि 50,000 से कम है, क्या परचेज कर लेना चाहिए थ्रू अ 3 member लोकल परचेज कमेटी बनानी चाहिए उसे, या वो डायरेक्ट परचेज कर सकता है फ्रॉम अ रिलायबल सप्लायर विद अ पर्सनल सेटिस्फेक्शन सर्टिफिकेट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, वो जो है डायरेक्ट परचेज कर सकता है फ्रॉम अ रिलायबल सप्लायर, जिसमें उसे पर्सनल सेटिस्फेक्शन देना पड़ेगा कि आई एम पर्सनली सेटिस्फाइड दैट द गुड्स आर ऑफ रीजनेबल क्वालिटी, और वो एक रिलायबल सप्लायर से हैं। तो इस तरीके से उसको एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन का पूरा एक वो देना पड़ेगा सर्टिफिकेट, और वो किसी भी रिलायबल सप्लायर से ले सकता है एज पर रूल 154, गुड्स अप टू ₹50,000 विदाउट कोटेशंस ऑन द बेसिस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ सेटिस्फेक्शन, जिसकी सेट लैंग्वेज है, उसको वो परचेज कर सकता है प्रोवाइडेड द आइटम इज नॉट ऑन जेम, वो जेम पे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इन अ कॉम्प्लेक्स प्रोक्योरमेंट ऑफ एआई इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम्स, एआई इंटीग्रेटेड सर्विलांस सिस्टम्स का प्रोक्योरमेंट होना है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस जो है उसमें कैन नॉट बी फाइनलाइज्ड विदाउट बिडर इनपुट, द डिपार्टमेंट चूजेस 2 stage बिडिंग, अकॉर्डिंग टू रूल 164(2)(a) व्हाट शुड द फर्स्ट स्टेज इंक्लूड। मतलब 2 stage बिडिंग जहां टेक्निकल और फाइनेंशियल दोनों की बात होगी, तो इसमें जो है क्या होना चाहिए फर्स्ट स्टेज में। तो फर्स्ट स्टेज में नेचुरल सी बात है टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं और कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स होते हैं विदाउट अ बिड प्राइस। सो द फर्स्ट स्टेज इंक्लूड्स टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स विदाउट अ बिड प्राइस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, क्योंकि भाई रिवर्स ऑक्शन कर नहीं सकते फाइनेंशियल बिड के बिना, तो इसलिए जो है इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अ मिनिस्ट्री एंटर्स इनटू अ 12 month कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ अ स्टेशनरी ड्यू टू अ सडन स्पाइक इन पेपर प्राइसेस, द वेंडर रिक्वेस्ट अ प्राइस वेरिएशन क्लॉज, इज दिस परमिसिबल अंडर रूल 225? क्या भैया प्राइस वेरिएशन क्लॉज, तो प्राइस वेरिएशन क्लॉज के लिए ध्यान रखेंगे 18 महीने से ज्यादा का अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तभी ये लगाया जा सकता है, वरना नहीं लगाया जा सकता। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी, प्राइस वेरिएशन क्लॉज कैन ओनली बी प्रोवाइडेड इन लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड 18 months। तो 18 मंथ से ज्यादा अगर हो रहा है तभी प्राइस वेरिएशन क्लॉज लगाया जा सकता है, वरना नहीं लगाया जा सकता। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अ प्रिंसिपल वांट्स टू हायर अ कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंट हायर करना है एकेडमिक ऑडिट और स्ट्रैटेजी के लिए, और इस प्रोजेक्ट का एस्टीमेट है लगभग 55 lakhs। वो एक लंबी सी लिस्ट बनाते हैं बेस्ड ऑन इनफॉर्मल इंक्वायरीज फ्रॉम अदर केवीएस एनवीएस। तो व्हाट एडिशनल स्टेप इज मैंडेटरी अंडर रूल 183? क्या है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई एक्सप्रेशन इसमें जो है क्या करना चाहते हैं, कंसल्टेंसी सर्विस लेनी है, उसका वैल्यू इतनी है। तो यहाँ पर क्या मैंडेटरी क्या है, इंक्वायरी तो उन्होंने कर ली, इनफॉर्मल इंक्वायरी, तो ऑप्शन देखते हैं नो एडिशनल स्टेप, तो ये तो गलत ऑप्शन है। मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन जेम या सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल, बिल्कुल सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये बहुत जरूरी है। क्या, मैंडेटरी पब्लिकेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब समझते हैं एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक फॉर्मल प्रोसीजर है
फॉर आइडेंटिफाइंग एंड शॉर्ट लिस्टिंग पोटेंशियल कंसल्टेंट्स, मतलब पोटेंशियल कंसल्टेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए एक मैंडेटरी प्रोसीजर है ये, जहां पर हाई वैल्यू असाइनमेंट्स होते हैं, क्योंकि 55 लाख का असाइनमेंट है। अब इसमें क्या क्या होता है ईओआई में, तो हम समझते हैं। ईओआई में सबसे पहले होगा स्कोप ऑफ वर्क या सर्विस, ब्रॉड स्कोप ऑफ वर्क या सर्विस दिया जाएगा इसमें। और क्या होगा, इसमें इनपुट्स होंगे, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट के जो है इनपुट्स होंगे टू फैसिलिटेट दैट वर्क और सर्विस। फिर इसमें क्या होगा, एलिजिबिलिटी एंड प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, मतलब प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होगा इसमें कि भाई कब क्वालिफाई करेंगे, क्या एलिजिबिलिटी है। फिर इसमें पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए, पास्ट एक्सपीरियंस का जिक्र होगा। फिर इसमें प्रोविजन होगा फीडबैक का, कंसल्टेंट फीडबैक का, और इसका पर्पज है शॉर्ट लिस्टिंग। शॉर्ट लिस्टिंग जो है पोटेंशियल कंसल्टेंट्स की शॉर्ट लिस्टिंग, दैट इज द पर्पज। तो यहां पर जो है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो पब्लिकेशन मैंडेटरी है फॉर दिस पर्पज। For consulting services above rupees 50 lakhs, an inquiry for seeking expression of interest must be published on GEM portal as well as on Central Public Procurement portal. क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ड्यूरिंग अ टेंडर इवेल्युएशन फॉर एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, द कंसल्टेंसी इवेल्युएशन कमिटी जो बनाई जाती है डिसाइड्स टू यूज QCBS, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। They want to give high priority to quality and set the technical parameters. Weightage at 85%. Is this legal under Rule 192? No. 80% से ज़्यादा वेटेज टेक्निकल को नहीं दिया जा सकता। द टेक्निकल वेटेज शुड इन नो केस एक्सीड 80%। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। याद रखेंगे इसको। क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन में, क्वालिटी एंड कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन में जो टेक्निकल वेटेज है, जो नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं, उनका स्कोर 80% से ज़्यादा नहीं हो सकता। A department floats a limited tender inquiry. Only one effective offer is received. How should this be treated according to Rule 173? तो अगर मान लीजिए लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी की और उसमें केवल एक ही आया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट आया या एक ही बिड आई, तो उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा? क्या उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, रीटेंडर किया जाएगा? क्या उसको सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट मान के एक्सेप्ट किया जाएगा, या केवल तभी वैलिड होगा जब किसी PSU ने डाला हो, या कैबिनेट सेक्रेटरी का अप्रूवल चाहिए होगा? तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन बी, इसको सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मतलब सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट, अब आप सोचेंगे कि सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। बस जो देखिए यहाँ पर बात की गई है GFR में, हमें कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं डालनी है जो किसी भी तरीके से कंपटीशन को कर्व करे या रिस्ट्रिक्ट करे कंपटीशन को। अगर हमने पूरी अच्छी तरीके से एडवर्टाइजमेंट किया है, पूरे नॉर्म्स को फॉलो किया है, कोई ऐसी स्पेसिफिक कंडीशन नहीं डाली जो किसी एक पर्टिकुलर फर्म को बेनिफिट करती हो, इंस्टीट्यूशन को बेनिफिट करती हो, कंपटीशन को कर्व होने का बिल्कुल हमने कोई भी मौका नहीं दिया है, देन सिंगल टेंडर कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो वैलिड और उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। फॉर अ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्डेड टू अ प्राइवेट फर्म, द फर्म डिमांड्स एडवांस ऑफ 40%। 40% एडवांस चाहिए इसमें। तो क्या रूल 172 में क्या लिमिट तय की गई है? तो भैया लिमिट तय की गई है 30% की। अप टू 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कैन बी गिवन एज एडवांस। 40% बिल्कुल भी नहीं दिया जा सकता। तो जो लिमिट है वो है 30% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। फिर उसके बाद है मिनिस्ट्री डिसाइड्स टू प्रोक्योर नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज। दो तरीके की सर्विसेज होती हैं हमें पता है, कंसल्टिंग और नॉन कंसल्टिंग। तो फॉर फैसिलिटी मैनेजमेंट वर्थ रुपीज 60 लाख, 60 लाख से ज्यादा है। द हेड ऑफ ऑफिस फ्लोट्स अ लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी। तो क्या वो करेक्ट है लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी यहाँ पर? तो भैया देखो, यस एट एज इट इज अ फिजिकल मेजरेबल सर्विस, नो बिल्कुल नहीं। नो फॉर नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज above 50 lakhs, an advertisement on GEM CPP is mandatory. So the correct option is option B. GEM पर एडवर्टाइजमेंट देना ही देना है, लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी से नहीं कर सकते इसको। For non-consulting services with an estimate value above rupees 50 lakhs, the ministry must issue an advertisement on GEM and GEM Central Public Procurement Portal. A school library requires 500 copies of a specific textbook. एक स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक की उसको कॉपी चाहिए लाइब्रेरी को। चैप्टर 6 अप्लाई करना चाहते हैं प्रिंसिपल साहब इसमें प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स का, इस परचेज पे। क्या उनका एक्शन सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही है। हम भी पढ़ चुके हैं कि रूल 143 कहता है बुक्स, पब्लिकेशंस और पीरियोडिकल्स जो हैं वो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर रखे गए हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट
is being prepared for a specialized service server whose concurrence is mandatory on the PSC form under रूल 166। तो यहाँ पर जो कंकरेंस है वो मैंडेटरी है किसकी, फाइनेंस विंग की कंकरेंस जो है वो मैंडेटरी है ऑन द पीएससी। तो पीएससी समझते हैं क्या है, पीएससी जो है वो एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जस्टिफाइंग एंड ऑथराइजिंग द प्रोक्योरमेंट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स। मतलब हम किसी सिंगल सोर्स से ही अगर प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं, हम ये कह रहे हैं कि भैया इसके अलावा कोई ये चीज़ बना ही नहीं पाता है, केवल ये इकलौता सोल मैन्युफैक्चरर है उसका, उस टेक्निकल जस्टिफिकेशन है हमारे पास कि वो मॉडल, वो स्पेसिफिकेशन केवल उसके अलावा कोई नहीं बना पाता, एक सिंगल सोर्स है। तो सिंगल सोर्स से जब हम प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं तो ऐसे प्रोक्योरमेंट के लिए प्रोप्राइटरी आर्टिकल सर्टिफिकेट लगता है। यहाँ पर फाइनेंशियल कंकरेंस हमें चाहिए होती है फाइनेंस विंग के लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का चाहिए होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। उसका 16 को देखते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बिडर सबमिट्स अ बिड एट 2:05 PM फॉर अ टेंडर दैट क्लोज एट 2 PM। 2 बजे बंद हो गया और 2:05 पे दिया, तो क्या, और कहा कि भैया टेक्निकल ग्लिच हो गई थी ऑफिस के इंटरनेट में, तो क्या इसे माना जाएगा, रूल 165 में क्या मैंडेटरी एक्शन है, तो भैया क्या रीजन डॉक्यूमेंटेड है तो बिड एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं करेंगे। लेट बिड्स शुड नॉट बी कंसीडर्ड, बिल्कुल 16 आने सच्चा है ये ऑप्शन, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन कि भैया लेट बिड्स को हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। लिखा भी है रूल 165 में कि एडवर्टाइज्ड और लिमिटेड टेंडर्स लेट बिड्स रिसीव्ड आफ्टर द स्पेसिफाइड डेट एंड टाइम शुड नॉट बी कंसीडर्ड। उसके बाद देखिए, डिपार्टमेंट वांट्स टू बाय फर्नीचर यूजिंग द ओपेक्स मॉडल। एक ये ओपेक्स मॉडल होता है, कैपेक्स मॉडल होता है। इसको बहुत सुंदर से हमने अभी डिफाइन किया है टेबुलर फॉर्म में, अभी इसकी बात हम लोग करेंगे, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रूल 2 में व्हाट इज अ की डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ दिस मॉडल रिगार्डिंग कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल्स के लिए जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है इस मॉडल का वो क्या है, तो देखते हैं भाई ऑप्शंस। द बायर प्रोक्योर्स कंज्यूमेबल सेपरेटली, नहीं। द सेलर प्रोवाइड्स द गुड्स, मेंटेन्स देम एंड प्रोवाइड्स द कंज्यूमेबल्स एज रिक्वायर्ड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो ओपेक्स मॉडल होता है उसमें सेलर गुड्स देता है, उनकी मेंटेनेंस करता है और कंज्यूमेबल प्रोवाइड करता है, और कॉन्ट्रैक्ट के एंड में वापस ले जाता है अपने सामान को या जो भी उसने सप्लाई किया था। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। यहाँ पर देखिए दो मॉडल होते हैं, कैपेक्स मॉडल होता है और एक होता है ओपेक्स मॉडल। तो कैपेक्स मॉडल जो है यहाँ पर कौन सा है, कैपेक्स मॉडल है आपका, जैसे हमें मान लीजिए कि स्कूल बस खरीदनी है और वन टाइम बायर क्या करेगा, एक प्राइस देगा फुल टाइम और बस खरीद लेगा, तो ये वन टाइम परचेज है। तो वन टाइम परचेज है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं इसको, कैपेक्स इज द शॉर्ट फॉर्म फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो सिंगल लार्ज पेमेंट हमने किया स्कूल के कैपिटल बजट से, इसीलिए इसको क्या कहा गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा गया। बायर इसमें जो है वारंटी के एंड होने के बाद मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और मैकेनिक ढूंढेगा, जब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा 2 साल बाद, मान लीजिए 2 साल की वारंटी थी, तो उसके बाद बायर को क्या करना पड़ेगा, एक मैकेनिक को ढूंढना पड़ेगा, रिपेयर कराना पड़ेगा, सारे कंज्यूमेबल उसके लिए बायर को खरीदने पड़ेंगे, डीजल ऑयल सब बायर खरीदेगा, और बाद में डिस्पोज ऑफ करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बायर की होगी। लेकिन ओपेक्स मॉडल में क्या है, मान लीजिए हमने व्हीकल सर्विस को सब्सक्राइब किया या प्रिंटर सर्विस को सब्सक्राइब किया, तो क्या होगा, सेलर इसमें गुड प्रोवाइड करता है और प्रोवाइडर रहता है, और वेंडर क्या करेगा, प्रिंटर प्रोवाइड करेगा, और लेकिन प्रिंटर रहेगा किसका, प्रिंटर रहेगा वेंडर का। मतलब ओपेक्स मॉडल में जो प्रोडक्ट है वो किसका रहेगा, ओनरशिप किसकी रहेगी, वेंडर की रहेगी। स्कूल उसको फीस देगा मंथली या क्वार्टरली, जैसा भी वो डिसाइड करेगा, स्टैगर्ड मैनर में, वन टाइम नहीं होगा ये, इसीलिए इसको ओपेक्स मॉडल कहा गया है, ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर। सेलर जो है वो गुड्स को मेंटेन करेगा थ्रू आउट द कॉन्ट्रैक्ट। वेंडर जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होगा रिपेयर का, अगर प्रिंटर ब्रेक कर जाता है, मतलब कैपेक्स की तरह नहीं कि उसे कराना पड़े, बायर को कराना पड़े। कंज्यूमेबल भी सेलर प्रोवाइड करेगा, वेंडर जो है इंक, टोनर, पेपर सब प्रोवाइड करेगा, और 3 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है या 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बाद वो अपना पुराना प्रिंटर ले जाएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपेक्स एंड ओपेक्स मॉडल। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रिंसिपल नीड्स टू प्रोक्योर लेबोरेटरी केमिकल्स वर्थ ₹3 lakhs दैट आर नॉट ऑन जेम। द प्रिंसिपल फॉर्म्स अ कमिटी of 3 junior clerks to survey the market
इज दिस अ वैलिड लोकल परचेज कमेटी अंडर रूल 155? तो रूल 155 में प्रिंसिपल 3 जूनियर क्लर्क्स की बना देता है भाई कमेटी सर्वे करने के लिए मार्केट में। तो नो, द मेंबर्स मस्ट बी ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेवल एज डिसाइडेड बाय द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। यहाँ पर याद रखेंगे अप्रोप्रिएट लेवल, मतलब अगर भाई केमिकल लेने हैं तो उसमें साइंस के टीचर्स होने चाहिए, अप्रोप्रिएट लेवल के लोग होने चाहिए जो जा करके लोकल परचेज कर सकें, देख सकें, मार्केट सर्वे कर सकें या डिसाइड कर सकें। तो इसलिए जो है यहाँ पर शब्द ऐड किया गया है, मेंबर्स शुड बी ऑफ एन अप्रोप्रिएट लेवल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। A bidder is disqualified during the technical evaluation of a two-packet bid according to Rule 170. When should their bid security be returned? एक बिडर डिस्क्वालीफाई हो गया है टेक्निकल इवेल्युएशन में, तो रूल 170 क्या कहता है कि बिड सिक्योरिटी कब लौटाई जानी चाहिए? तो भाई याद रखिए, बिड सिक्योरिटी जो है वो 30 डेज के बाद जो है टेक्निकल इवेल्युएशन का रिजल्ट निकलने के डिक्लेरेशन के 30 डेज के अंदर, विद इन 30 डेज जो है वो लौटा देनी है। यहाँ पर दो हैं, बिड सिक्योरिटी और एक होती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी। परफॉर्मेंस सिक्योरिटी को रिटर्न करने की जो वो है वो 60 डेज है, आफ्टर ऑल दी लायबिलिटीज आर कंप्लीटेड बाय दी सेलर। सारी वो जो है लायबिलिटीज जब वो पूरी कर देगा, सब कुछ एंड हो जाएगा, उसके बाद जो है 60 डेज के अंदर परफॉर्मेंस सिक्योरिटी लौटानी होती है, लेकिन बिड सिक्योरिटी की जो मियाद है वो 30 डेज की है। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे। अ कॉन्ट्रैक्टर हैज अ क्लेम फॉर अनपेड ड्यूज फ्रॉम अ प्रोजेक्ट कंप्लीटेड इन दिसंबर 2021। दे सबमिट द क्लेम इन जनवरी 2025। तो इज द क्लेम वैलिड? क्या क्लेम वैलिड है? बिल्कुल नहीं वैलिड है। नो क्लेम शैल बी इंटरटेन्ड आफ्टर द लैप्स ऑफ 3 years ऑफ अराइजिंग ऑफ द क्लेम। तो कोई भी क्लेम जो है वो 3 साल के बाद वैलिड नहीं होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। A tender document for school lab equipment specifies brand X or equivalent. Is this phrasing correct under Rule 144? क्या हम किसी ब्रांड का नाम मेंशन कर सकते हैं किसी टेंडर में? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। द डिस्क्रिप्शन शुड नॉट इंडिकेट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क नेम और ब्रांड। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। रूल 144 कहता है कि प्रोक्योरमेंट डिस्क्रिप्शंस मस्ट बी ऑब्जेक्टिव एंड जेनरिक एंड नॉट इंडिकेट अ रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क और ब्रांड। A ministry decides to reject all bids for a specialized consulting service because the lowest price is 40% higher than the budget estimate. तो भैया बजट से 40% ज़्यादा है एस्टिमेट उसका, तो क्या जस्टिफाइड है वो उसका प्रोक्योरमेंट या रिजेक्शन? उसका रिजेक्शन क्या जस्टिफाइड है? क्योंकि रिजेक्ट करने का डिसाइड किया ना मिनिस्ट्री ने, तो बिल्कुल जस्टिफाइड है, क्योंकि प्राइसेस अगर बहुत ज़्यादा हैं हमारे अवेलेबल बजट से तो कहाँ से खरीदेंगे भैया? बिल्कुल नहीं खरीद पाएंगे। तो रिजेक्शन इज जस्टिफाइड इफ प्राइसेस आर सब्सटेंशियली हायर देन द अवेलेबल बजट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। For a contract involving consultancy services, the department sets the performance security at 10% of the contract value. Is this consistent with the amendment to Rule 171? तो भैया इसमें एक अमेंडमेंट किया गया है कि जो परफॉर्मेंस सिक्योरिटी है वो 3 से 5% पे फिक्स की जाए। तो फॉर गुड्स एंड कंसल्टेंसी द अमाउंट इज फिक्स्ड एट 3 to 5%। तो 10% मांगना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। 3 से 5% की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी ही मांगी जा सकती है, वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, बिडर इज डिसक्वालिफाइड बिकॉज दे फेल टू साइन द बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन। बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन साइन करना नहीं करते हैं, फेल मतलब हो जाते हैं, उसमें नहीं कर पाते हैं। तो इस डॉक्यूमेंट का पर्पस क्या होता है अंडर रूल 170 के अंतर्गत? इसका क्या पर्पस होता है? तो इसका पर्पस होता है टू इंश्योर द बिडर इज सस्पेंडेड फ्रॉम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स इफ दे विदड्रॉ और मॉडिफाई देयर बिड ड्यूरिंग वैलिडिटी। मतलब बिड का जो वैलिडिटी पीरियड है, मान लीजिए बिड अगर 1 साल के लिए वैलिड है और उस 1 साल में अगर वो बीच में विड्रॉ करते हैं या अपनी बिड को मॉडिफाई करते हैं तो उनको फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर दिया जाएगा? सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो ये जो है पर्पस होता है बिड सिक्योरिंग डिक्लेरेशन को साइन करने का। अ बाई बैक ऑफर इज यूज टू रिप्लेस ओल्ड फोटोकॉपियर्स, है ना? तो ये जो है प्रिंसिपल जो है वो कहते हैं प्रिंसिपल साहब कि नॉट टू ट्रेड इन द ओल्ड आइटम्स आफ्टर रिसीविंग द बिड्स। बिड्स आ जाती हैं लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, हम पुराना सामान नहीं बेचेंगे। क्या ये वैलिड है? क्या ये अलाउड है अंडर रूल 176? तो यस,
provided the bidding document has a provision enabling the purchaser either to trade or not to trade। मतलब ये जो है जो जब हम बिड डॉक्यूमेंट को पब्लिश करते हैं उस बिड डॉक्यूमेंट में अगर हमने ऐसा प्रोविज़न रखा है कि भाई हम ट्रेड कर भी सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, और नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर ये प्रोविज़न हमने डॉक्यूमेंट में पब्लिश किया है तो बिल्कुल हम विथड्रॉ कर सकते हैं, नहीं ट्रेड करने का ऑप्शन अपना सकते हैं, लेकिन वो होना चाहिए बिड डॉक्यूमेंट में। तो ये रूल 176 में है कि सुटेबल प्रोविजन शुड बी केप्ट इन द bidding document to enable the purchaser either to trade or not to trade the item. A department wishes to procure non-consulting services by nomination from a specific contractor according to Rule 204, whose consultation is mandatory for this exceptional case. तो non-consulting services का procurement करना है department को nomination for from a specific contractor। तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर की बात आ गई तो वो तो भैया उसके लिए तो परमिशन चाहिए होगी। तो किसका कंसल्टेशन चाहिए होगा? तो उसके लिए फाइनेंशियल एडवाइज़र का कंसल्टेशन चाहिए होगा अगर हमें किसी स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्टर से नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोक्योर करनी है। ओनली इन कंसल्टेशन विद द फाइनेंशियल एडवाइजर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अंडर रूल 153 व्हाट इज द मैंडेटरी परसेंटेज ऑफ टेक्सटाइल प्रोक्योरमेंट दैट मस्ट बी ऑफ हैंडलूम ओरिजिन फ्रॉम केवीआईसी और हैंडलूम क्लस्टर्स। तो 20% का इसमें मैंडेट है कि एटलीस्ट 20% जो है वो हमें प्रोक्योरमेंट करना है, किससे? केवीआईसी से या हैंडलूम क्लस्टर्स से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं भाई। इन अ लीस्ट कॉस्ट सिस्टम सिलेक्शन फॉर एन ऑडिट सर्विस, हाउ इज द विनर डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू रूल 193। लीस्ट कॉस्ट सिस्टम में कैसे जो है वो सिलेक्शन होता है किसी ऑडिट सर्विस का? तो इसमें क्या होगा? टेक्निकली क्वालिफाइड प्रपोजल विद द लोएस्ट इवेल्युएटेड कॉस्ट, उसको जो है हम सिलेक्ट करेंगे फॉर ऑडिट सर्विस। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो यहाँ पर देखें भाई, हमने लिख भी दिया है, बहुत अच्छे से डिफरेंशिएट किया है, काम आएगा आप लोगों के कि क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन कब यूज होता है? व्हेन क्वालिटी इज ऑफ प्राइम कंसर्न। और लीस्ट कॉस्ट सिस्टम कब यूज होता है? फॉर असाइनमेंट्स ऑफ अ स्टैंडर्ड और रूटीन नेचर। मतलब जहां असाइनमेंट्स या जो प्रोसीजर है वो बहुत फिक्स है। जैसे मान लीजिए हमें कोई कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लेना है जिसमें हाई इंटेलेक्चुअल इनपुट है, स्ट्रैटेजी, कंसल्टिंग, कॉम्प्लेक्स, फिजिबिलिटी, जिसमें अलग अलग चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ हम QCBS यूज़ करेंगे। लेकिन मान लीजिए स्टैंडर्ड ऑडिट है या कोई तयशुदा प्रोसेस है, सिंपल इंजीनियरिंग डिज़ाइन है, जिनमें पता है कि भाई वो मेथड तो सभी को फॉलो करना है अगर उसको करना है, तो लीस्ट कॉस्ट सिस्टम हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं कहाँ पे? रूटीन नेचर के असाइनमेंट्स में। तो QCBS में क्या होगा? फाइनल कंबाइंड स्कोर इज अराइव्ड by giving weightage to the technical proposal and the financial proposal। लेकिन यहाँ पर टेक्निकल जो स्कोर है वो 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और जो हाईएस्ट वेटेड कंबाइंड स्कोर होगा उसको हम सिलेक्ट करेंगे किसमें? QCBS में। लेकिन यहाँ पर क्या है? कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड टू द रेस्पॉन्सिव टेक्निकली क्वालिफाइड प्रपोजल विद द लोएस्ट इवेल्युएटेड कॉस्ट। यहाँ पर टेक्निकल स्कोर का कोई भी वेटेज नहीं होता है। जो भी फर्म्स जो है मिनिमम टेक्निकल क्वालिफाइंग मार्क को मीट करती हैं, उसमें से जो लोएस्ट प्राइस होता है उसको हम क्या कर लेते हैं? सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फाइन डिफरेंस है बिटवीन QCBS एंड LCS, क्वालिटी एंड कॉस्ट पे सिलेक्शन और लीस्ट कॉस्ट सिस्टम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ अ प्रीमियर स्कूल इंटेंड्स टू प्रोक्योर अ फ्लीट ऑफ स्पेशलाइज्ड स्कूल बसेस वाया जेम पोर्टल। जेम पोर्टल से बस लेनी है, तो मॉनेटरी सीलिंग डायरेक्ट परचेज की क्या है यहाँ पर? अंडर रूल 149। तो यहाँ पर 149 में ऑटोमोबाइल्स के लिए सीलिंग हटा ली गई है। देयर इज नो सीलिंग फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऑटोमोबाइल्स अंडर दिस सब रूल। तो इस सब रूल के अंतर्गत अब ऑटोमोबाइल्स के प्रोक्योरमेंट पर कोई भी सीलिंग नहीं है। Now, within how many days of the budget approval must a ministry project its annual procurement plan on the GEM portal? तो GEM portal पर annual procurement plan कितने दिनों में डाल देना चाहिए? तो भैया 30 दिनों में डाल देना चाहिए। Within the how many days? 30 days of the budget approval, it should be projected. लास्ट MCQ देखते हैं हम लोग। इन एन एडवर्टाइज टेंडर इंक्वायरी व्हाट इज द मिनिमम टाइम दैट शुड ऑर्डिनरली बी अलाउड फॉर बिड सबमिशन इफ डिपार्टमेंट ऑल्सो कंटेम्पलेट्स ऑब्टेनिंग बिड फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर इंडिया में के लिए से केवल हम बिड्स कलेक्ट कर रहे हैं तो 3 वीक्स का टाइम है, लेकिन अगर अब्रॉड से हम ले रहे हैं, बाहर से विदेशों से भी बिड्स ले रहे हैं, तो उसके लिए 4 वीक्स का टाइम मैंडेटरी है।
तो ये हमारा एमसीक्यूज है, हमने कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिए हैं। बहुत चांसेस हैं कि जीएफआर से एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि फाइनेंस एडमिन एंड फाइनेंस नाम है जो है हमारा जो तीसरा सेक्शन है, तीसरा सेगमेंट है इसमें सिलेक्शन में टियर 2 में। तो फाइनेंस की जब बात करते हैं तो जीएफआर प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल, तो इसलिए जीएफआर से या जेम से एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं एग्जाम में। तो हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो यू कैन सिंपली कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मैंडेटरी नेचर ऑफ द जेम या गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस फॉर अ प्रिंसिपल head of office and explain the fundamental principles of public buying that must be observed even when using an automated portal. In your answer, specify the monetary thresholds for different procurement methods on GEM. तो भैया रूल 147 और 149 में कहा गया है कि जो कॉमन यूज गुड्स और सर्विसेज हैं जेम से ही लेना है फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। हालांकि जेम एक ऑटोमेटेड प्लेटफॉर्म है, लेकिन प्रोक्योरिंग अथॉरिटी जो है वही रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडहेयरिंग टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक बाइंग, जो कि रूल 144 में मेंशन है, जो कहते हैं कि भाई एफिशिएंसी, इकोनॉमी और ट्रांसपेरेंसी जो है उसको फॉलो करना ही करना है इन पब्लिक इंटरेस्ट। दिस इंक्लूड्स इंश्योरिंग दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर इज ऑब्जेक्टिव, फंक्शनल एंड जेनेरिक एंड डज नॉट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर ट्रेडमार्क और ब्रांड। मतलब ऐसा नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर वेंडर को, पर्टिकुलर ट्रेडमार्क को, पर्टिकुलर ब्रांड को फेवर करें। अकॉर्डिंग टू रूल 149, द मैकेनिक्स ऑफ परचेज ऑन द पोर्टल आर गवर्न्ड बाय स्पेसिफिक मॉनेटरी सीलिंग्स। पहला क्या है, 50,000 तक डायरेक्ट ऑनलाइन परचेज की जा सकती है थ्रू एनी अवेलेबल सप्लायर ऑन जेम दैट मीट्स द रिक्वेस्टेड क्वालिटी एंड डिलीवरी स्पेसिफिकेशंस। हाँ, ऑटोमोबाइल्स के लिए डायरेक्ट परचेज में कोई भी सीलिंग नहीं है। 50,000 से 10 लाख तक बायर को L1 बिडर से ही लेना है, जिसमें 3 डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स होने चाहिए, मतलब अलग अलग ब्रांड के होने चाहिए। Above rupees 10 lakh, it is mandatory to obtain bids using the online bidding or reverse auction tool. मतलब 10 लाख से ऊपर तो मैंडेटरी है ऑनलाइन बिडिंग या रिवर्स ऑक्शन टूल का यूज करना, प्रोवाइडेड ऑन जेम, सेलेक्टिंग द लोएस्ट प्राइस मीटिंग द रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशंस। और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए प्रिंसिपल को जो है एनुअल प्रोक्योरमेंट प्लान जो है वो भी जेम पोर्टल पर पब्लिश करना है विद इन 30 डेज ऑफ बजट अप्रूवल। 10 लाख से, तो ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फॉलो करने हैं। अच्छा, 50,000 से 10 लाख तक भी हम बिडिंग और रिवर्स ऑक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ, दूसरा क्वेश्चन देखिए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्कूल लेवल प्रोक्योरमेंट एक्सप्लेन द कोड ऑफ इंटेग्रिटी फॉर बिडर्स एज पर जीएफआर 2017 एंड डिस्कस द लीगल ड्यूरेशन एंड ग्राउंड्स अपॉन विच अ प्रिंसिपल और प्रोक्योरिंग एंटिटी कैन डीबार अ बिडर फ्रॉम फ्यूचर पार्टिसिपेशन। तो कोड ऑफ इंटेग्रिटी का जिक्र किया गया रूल 175 में, और वो कहता है कि भाई कोई भी ऑफिशियल या बिडर उसको पार्टिसिपेट करने से रोका जा सकता है अगर वो ब्राइबरी में, रिवॉर्ड्स या गिफ्ट्स और कोई अनफेयर एडवांटेज में अगर वो इन्वॉल्व है। और इट ऑल्सो फॉरवर्ड्स ओमिशंस, मिसरिप्रेजेंटेशंस, कॉल्यूजन और बिड रिगिंग दैट इम्पेयर्स ट्रांसपेरेंसी एंड प्रोग्रेस। मतलब ऐसा कोई भी काम अगर बिडर के द्वारा किया जाता है तो वो भी इसमें इंक्लूडेड है, उसको भी नहीं करना है बिडर्स को। Bidders must disclose any conflict of interest and any previous transgressions with any entity in any country during the last 3 years. और अगर पिछले 3 सालों में कुछ हुआ है बिडर्स के साथ ऐसा कहीं भी, किसी भी कंट्री में या किसी भी एंटिटी के साथ, तो वो भी उन्हें डिस्क्लोज करना है। If a bidder is found in violation, Rule 141 provides 2 distinct pathways for debarment. Rule 151 में 2 रास्ते दिए गए हैं। पहला है क्रिमिनल कन्विक्शन, मतलब अगर बिडर को हम डीबार कर सकते हैं इफ कन्विक्टेड ऑफ एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 या भारतीय न्याय संहिता, स्पेसिफिकली फॉर कॉजिंग लॉस ऑफ लाइफ, प्रॉपर्टी और थ्रेटनिंग पब्लिक हेल्थ ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन। इन सच केसेस क्या होगा भाई, उसका डिबारमेंट पीरियड जो होगा वो 3 साल का होगा, मतलब क्रिमिनल कन्विक्शन का कोई भी केस है। लेकिन अगर कोड ऑफ इंटेग्रिटी को ब्रीच किया है, डिटरमाइंस दैट अ बिडर हैज ब्रीच द कोड ऑफ इंटेग्रिटी विदाउट अ क्रिमिनल कन्विक्शन, तो उसको 2 साल से ज़्यादा का हम नहीं कर सकते, तो उसको डिबार कर दिया जाएगा फ्रॉम इट्स प्रोक्योरमेंट प्रोसेस फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 years. In all instances, Rule 151 mandates that a bidder must be given a reasonable opportunity to represent their case before any debarment order is produced. Debarment order इशू करने से पहले उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी होगी अपना केस रिप्रेजेंट करने के लिए।
ये देखिए लास्ट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, कंसल्टिंग सर्विसेज, और दो तरीके की सर्विसेज होती है नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज जेम पोर्टल पर प्रोक्योरमेंट ऑफ सर्विसेज में। तो क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन और लीस्ट कॉस्ट सिस्टम मेथड्स में क्या डिफरेंस है उसको हाईलाइट करना है हमें, टेक्निकल वेटेज लिमिट्स को। तो हमने टेबुलर फॉर्म में ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है, यहाँ पर फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं। कंसल्टिंग सर्विसेज में वो वाली सर्विसेज होती हैं जिसमें प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, इंटेलेक्चुअल या प्रोसीजरल, मतलब कुछ डिफरेंस होता है कि हम एक एक्स से लेंगे या वाई से लेंगे, जहां पर डिलीवरेबल्स जो है, जो आउटपुट है, वो एक कंसल्टेंट से दूसरे कंसल्टेंट में वेरी करेगा। जैसे स्ट्रेटजी कंसल्टेंट्स हो गए या फिजिबिलिटी स्टडीज हो गई, मतलब हमें फाइनेंस का कुछ कराना है या मैनेजमेंट का कुछ कराना है, मतलब अलग अलग उनका डोमेन होगा और आउटपुट्स अलग अलग होंगे। तो वो स्पेसिफिक सर्विसेज हो गई कंसल्टेशन सर्विसेज। अब यहाँ पर नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज वो हैं जिनके जो डिलीवरेबल्स होते हैं मेजरेबल होते हैं। जैसे मान लो हमें सिक्योरिटी सर्विसेज चाहिए, तो हमें 3 सिक्योरिटी गार्ड चाहिए भाई, मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए, आर्म्ड चाहिए, अनआर्म्ड चाहिए, तो वो फिजिकल है, मेजरेबल डिलीवरेबल्स हैं। या जेनिटोरियल सर्विसेज चाहिए या व्हीकल हायरिंग, हमें व्हीकल हायर करना है, तो यहाँ पर क्या है, नॉन कंसल्टिंग सर्विसेज, मतलब आउटपुट एक ही होगा, उसमें मान लिया अलग अलग फर्म में जाने पर आउटपुट में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। तो कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए दो तरीके का प्राइमरी सिलेक्शन मेथड है। पहला है क्वालिटी और कॉस्ट बेस्ड सिलेक्शन। इसमें क्या है कि क्वालिटी जब हमारा प्राइम कंसर्न है, जैसा कि कंसल्टिंग सर्विसेज में होगा, तो वहां पर टेक्निकल प्रपोजल्स को हम पहले स्कोर करेंगे और जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क को मीट करेंगे उन्हीं का केवल फाइनेंशियल इवैल्यूएशन करेंगे और कंबाइंड स्कोर निकालेंगे यहाँ पर। और क्रूशियल बात यह है यहाँ पे 192 में जो कही गई है कि जो टेक्निकल वेटेज है वो 80% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लीस्ट कॉस्ट सिस्टम में जो है वो इसका टेक्निकल इवैल्यूएशन का कोई स्कोर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड या रूटीन नेचर के सर्विसेज जो है, या जहाँ पर बिल्कुल हर चीज़ प्रिस्क्राइब्ड है, ऐसा कोई हम काम कराते हैं, तो उसके लिए हम हायर करते हैं, यूज़ करते हैं लीस्ट कॉस्ट सिस्टम को। यहाँ पर टेक्निकल स्कोर का वेटेज नहीं होता फाइनल इवैल्यूएशन में, और कॉन्ट्रैक्ट जो है उसी को दिया जाता है रेस्पॉन्सिव टेक्निकली क्वालिफाइड प्रपोजल, जो लोएस्ट इवैल्यूएटेड कॉस्ट है जिसकी, उसको हम लोग ले लेते हैं। तो ये जो है हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो आई होप यू आर प्रिपेयरिंग वेल एंड यू विल बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो, फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अगर आपको और भी एमसीक्यूज चाहिए हो, पीडीएफ चाहिए हो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस चाहिए हो, तो यू कैन पुट योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन कीप पोस्टेड, कीप स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, और इसको लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट, और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस करें। Stay tuned to Government Rules Decoded. Wish you all the best.